कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। भारत ने संविधान के अनुसार संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है और उस संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन चलाने के 3 अंग हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका को काम सौंपा गया है शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत कानून बनाने का, कार्यपालिका को उन कानूनों को लागू करवाने का और न्यायपालिका को निरीक्षण का अधिकार दिया गया है कि विधान पालिका और कार्यपालिका जिन कानूनों का निर्माण करते हैं वो उचित ढंग ठीक है या नहीं, नागरिकों के अधिकारों का शोषण नहीं हो रहा है। लेकिन जब कई बार न्यायपालिका को जो प्रदान किए गए हैं कार्य, उन कार्यों से ऊपर उठ के न्यायपालिका जब शासन के दूसरे अंगों में विधान पालिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है या उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती है या फिर उन्हें किसी भी विषय से संबंधित आदेश पारित करती है, किसी भी कानून के निर्माण से संबंधित या किसी भी संशोधन से संबंधित, तो उसे न्यायपालिका की न्यायिक क्रियाशीलता कहते हैं। न्यायिक क्रियाशीलता का मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका में जो मुकदमे आते हैं उन मुकदमों से संबंधित, विवादों से संबंधित न्यायिक निर्णय जो न्यायपालिका करती है वो न्यायिक क्रियाशीलता है, वो न्यायपालिका का कार्य है, वो उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जब न्यायपालिका अपने इस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यपालिका और विधान पालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो उसे न्यायिक क्रियाशीलता बोला जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत न्यायपालिका के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं जिनके आधार पर न्यायपालिका कार्यपालिका और विधान पालिकाओं को निरंकुश बनने से रोकती है, उनके किसी भी कानून के निर्माण से पहले उन्हें कुछ दिशा निर्देश प्रदान करती है, किसी भी योजना या कार्यक्रम से संबंधित सूझबूझ और शक्तियों को प्रदान करती है या उन शक्तियों को संशोधित भी करने का अधिकार या पावर्स जब न्यायपालिका के पास होती है और न्यायपालिका उन्हीं को प्रयोग करते हुए शासन के इन दोनों संस्थाओं विधान पालिका और कार्यपालिका को निर्देश जारी करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता बोला जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म बोला जाता है। और न्यायपालिका की ये शक्ति कानूनों के निर्माण से संबंधित होती है कि न्यायपालिका न्यायिक पुनर्निरीक्षण से डिफरेंशिएट है। ये न्यायिक सक्रियता का साधन ही है न्यायिक पुनर्निरीक्षण और वर्तमान संदर्भ में बदलती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत न्यायपालिका की भूमिका बढ़ती जा रही है। कार्यपालिका और विधान पालिका जिन कानूनों का निर्माण करते हैं उनका निरीक्षण करने के साथ साथ उनको निर्देश जारी करने का काम भी न्यायपालिका करती है। इसे ही न्यायिक सक्रियता माना जाता है कि संविधान के अंतर्गत कानूनों की व्याख्या करने से लेके विधान पालिका और कार्यपालिका को किसी भी कानून के निर्माण से संबंधित निर्देश पारित करने का काम या निर्देश पारित करने की शक्ति जब न्यायपालिका के पास होती है और न्यायपालिका उस शक्ति का प्रयोग करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता बोला जाता है। और इस तरह की पावर्स न्यायपालिका के प्रत्येक सत्र पे ना होके सर्वोच्च न्यायालय और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों में हमें ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो एक साधन है न्यायिक सक्रियता का, वो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के पास ही होती है। अब न्यायिक सक्रियता में एक दूसरा एस्पेक्ट है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता के तहत न्यायपालिका सिर्फ सरकारी संस्थाओं ही नहीं, गैर सरकारी संस्थाओं के संदर्भ में भी किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोक सकती है, उनके लिए कुछ पाबंदियां अप्लाई कर सकती है, किसी भी कार्यक्रम या योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर सकती है न्यायपालिका। और ये सारे काम वो सरकारी संस्थाओं से लेके स्वयं पोषित जिनको गवर्नमेंट फंडेड जो संस्थाएं नहीं है
प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत जो आती हैं, उनसे संबंधित भी न्यायपालिका निर्णय ले सकती है, उनको दिशा निर्देश प्रदान कर सकती है। अब बात आती है नीड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म की, न्यायिक क्रियाशीलता की आवश्यकता क्यों है। तो न्यायिक क्रियाशीलता की आवश्यकता को लेके एक रिटायर्ड जज जेएस वर्मा ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड थे। उन्होंने कहा था कि न्यायिक क्रियाशीलता की आवश्यकता तभी होती है जब शासन के अन्य तंत्र अक्रियाशील हो जाते हैं। शासन के अन्य तंत्रों से मतलब है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शासन के 3 तंत्र है, कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की न्यायिक क्रियाशीलता की शक्ति तभी उभर के सामने आती है, या इसकी आवश्यकता तभी महसूस होती है जब कार्यपालिका और विधान पालिका सुचारू ढंग से शासन नहीं करती है। और इनके सुचारू ढंग से शासन करने के प्रावधान में कई चीजें आती हैं। पहली तो, जब ये अपने उत्तरदायित्वों का सही निरूपण नहीं करते हैं तो न्यायपालिका अपना सक्रिय भूमिका अदा करती है और इनके कार्यों से संबंधित शर्तें लागू करती है। इनकी अनियमितता और ढीलता को देखते हुए जो कानून के शासन की अवहेलना होती है, संविधान की जो अवहेलना होती है, न्यायपालिका की न्यायिक क्रियाशीलता उस अवहेलना को नकारती है। दूसरा, राजनीतिक दलों में या फिर नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार, घोटाले की ये जो गतिविधियां होती हैं, सरकार के विरुद्ध ही कई बार कार्यवाही की जरूरत होती है, और वो कार्यवाही की शक्ति या अधिकार न्यायपालिका के पास ही है कि वो अपनी न्यायिक क्रियाशीलता के माध्यम से शासन तंत्र के भ्रष्टाचार या फिर घोटालों को उजागर करती है, जिससे कि कानून के शासन के अंतर्गत कार्यों को संचालित किया जा सके। तो न्यायिक क्रियाशीलता, जब शासन के 2 तंत्र अक्रियाशील हो जाते हैं तभी वो एक्टिव दिखाई देती है, क्रियाशील बनती है। इसीलिए न्यायिक क्रियाशीलता की, न्यायपालिका की जो शक्ति है वो एक तरह से कानून की रक्षक एक शक्ति है। कानून की रक्षा करने के लिए उसका जन्म होता है कि न्यायपालिका क्रियाशील तभी होती है जब कानून की अवहेलना की जाती है उन्हीं के द्वारा जो कानूनों का निर्माण कर रहे होते हैं और नागरिकों के अधिकारों को अवहेलना कर रहे होते हैं, शोषण कर रहे होते हैं, तब न्यायपालिका की ये न्यायिक क्रियाशीलता की आवश्यकता महसूस होती है। अब आते हैं न्यायिक क्रियाशीलता के साधन कि न्यायपालिका किन किन डिवाइसेस के थ्रू न्याय की, हमारा जुडिशरी जो सिस्टम है वो क्या क्या काम करता है, जिससे ये दिखाई देता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, कि हमारी न्यायपालिका क्रियाशील है, वो कानून के शासन को स्थापित करने के लिए कुछ कर रही है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जुडिशियल रिव्यू, जो हमने कल किया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जिस जुडिशियल रिव्यू की पावर के तहत संसद या राज्य विधानमंडल किसी भी कानून को बनाते हैं और कार्यपालिका किसी भी आदेश को पारित करती है तो उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि वो कानून या वो आदेश वैध है या अवैध है। अगर कानून बनाने में किसी भी प्रकार की कोताही की गई है तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के तहत न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। और इस प्रक्रिया में भारत में संविधान सर्वोच्च है, तो संविधान के अंतर्गत किसी संविधान के मूल ढांचे से छेड़खानी किए बगैर किसी चीज में संवैधानिक संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है, लेकिन उस संशोधन को वैध या अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। तो पहला साधन है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जिसके माध्यम से दिखाई देता है कि न्यायपालिका अवैध कानूनों पर नियंत्रण रखती है। फिर है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने संबंधी मुकदमे, कि न्यायपालिका के पास सामने कई बार कुछ ऐसे मुकदमे आते हैं जो स्टेट वर्सेस सिटीजन्स होते हैं, कि नागरिक वर्सेस राज्यों से संबंधित होते हैं, जिसमें किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों के शोषण से संबंधित राज्य के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया जाता है।
तब न्यायपालिका सक्रिय भूमिका दिखाती है, जिसके तहत आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार का संरक्षक नियुक्त किया गया है। और इसी के तहत 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का मौलिक अधिकार है। और सर्वोच्च न्यायालय के इसी डिसीजन के बेसिस पे संसद ने फिर एक कानून अधिनियम बनाया था, या एक कानून पारित करने के प्रावधान से संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार या निजी स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत इसको भी समाहित किया गया था। तो मौलिक अधिकारों को अगर कार्यपालिका लागू नहीं कर रही है, या उनसे संबंधित विधान पालिका कोई ऐसे कानून का निर्माण कर रही है कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका अपनी सक्रियता प्रदर्शित करती है। फिर है संविधान की व्याख्या से संबंधित, कि हमारा जो संविधान है उसकी शब्दावली, उसके आर्टिकल्स, अनुच्छेदों, धारणाएं, सिद्धांत, नियम संविधान की जो है उनको हमारी न्यायपालिका ही समुचित ढंग से परिभाषित करती है। जैसे आर्टिकल 124 के अंतर्गत ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति तो हमारी विधान पालिका और कार्यपालिका का अंग है, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा जिसको मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए परामर्श देगा। और इसी प्रावधान के तहत 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन के तहत कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को ज्यादा वरीयता दी जाएगी कार्यपालिका के परामर्श से। और 1998 में पूर्णतः कार्यपालिका के परामर्श को नकारा गया और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श को वरीयता दी गई, कि मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट या नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति को परामर्श देंगे, कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होगी। तो संविधान में जिन आर्टिकल्स की अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति किस तरीके से उसको करेगा, क्या ढंग होगा, क्या परिभाषा होगी उसकी, वो न्यायपालिका ने संपूर्ण रूप से विस्तृत करके अपने सामने आए विभिन्न मुकदमों के माध्यम से संविधान के इस आर्टिकल को परिभाषित किया। फिर आते हैं न्याय संगत मुद्दे मुकदमे। न्याय संगत मुकदमों का मतलब है कि न्यायपालिका ये मक्स करती है या ये साबित करती है कि भारत में शासन कानून के शासन के अंतर्गत है। कानून के शासन का मतलब है कि न्यायालय के समक्ष ऐसे मुकदमे आते हैं जिनका निर्णय करने के लिए कई बार कोई कानून बनाया ही नहीं गया होता है विधान पालिका के द्वारा, कि कोई एक्ट है ही नहीं। तो ऐसे मुकदमों से संबंधित न्यायाधीश ऐसे मुकदमों में अपने विवेक के आधार पर जो निर्णय लेते हैं, जो न्यायिक अनुभव के आधार पर जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय न्यायिक प्रमाण बन जाते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और उन प्रमाणों के आधार पर ही बाद में कानूनों का भी निर्माण होता है। और उसी तरह के बाद में जो मुकदमे आते हैं, तो चाहे कानून का निर्माण ना भी हुआ हो, उस समय दिए गए निर्णय को वैध मानते हुए उस नेक्स्ट मुकदमे का भी निर्णय किया जाता है। ये न्यायाधीशों के विवेक की शक्ति भी एक तरह से इंक्लूड है इसमें। फिर है सार्वजनिक हित संबंधी मुकदमे, कि PIL जिसको बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और वर्तमान में PIL सबसे लोकप्रिय और न्यायपालिका का सबसे बड़ा साधन है, जो ये दर्शाता है नागरिकों को कि हमारी न्यायपालिका बहुत क्रियाशील है, बहुत एक्टिव है। न्यायपालिका के अंतर्गत किसी भी मुकदमे की सुनवाई या विधान पालिका कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों के संबंध में सुनवाई तभी होती है जब न्यायपालिका के समक्ष वो मुद्दा याचिका के रूप में या वो मुकदमा आए। सौता है वो किसी भी विषय से संबंधित संज्ञान लेके कोई मुकदमा न्यायपालिका शुरू नहीं कर सकती है। लेकिन इस कानून में एक वीकनेस थी कि कई बार कुछ गरीब साधनहीन ऐसे व्यक्ति होते थे जो जिनका शोषण होता था,
उनको नॉलेज नहीं होती थी, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते थे, या किसी भी तरह का दबाव होता था, तो वो न्यायालय की शरण में जा ही नहीं पाते थे। तो न्यायपालिका ने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट किया सार्वजनिक हित के मुद्दे से। इसके अंतर्गत मुकदमा दायर करने के अधिकार के सिद्धांतों को गंभीर चुनौती दी गई कि इसके अंतर्गत प्रिंसिपल्स ऑफ लोकस स्टैंडी स्थापित किए गए थे, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक हित के किसी भी मुकदमे को जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का शोषण हुआ है वही दायर करे, कि वो कई बार दायर नहीं कर पाता है, तो सार्वजनिक हित के मुकदमों से संबंधित कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। और याचिका दायर करने का प्रावधान भी बहुत ईजी है। ये नहीं है कि आपको कोई वकील अपॉइंट करना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को डाक के माध्यम से भी अगर एक चिट्ठी कंप्लेन के रूप में उस मुकदमे पे कार्यवाही आरंभ करने की सिफारिश के रूप में अगर भेज दी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई चिट्ठी, किसी संस्था कहीं से भी उसको अगर एक चिट्ठी भी मिल जाती है, तो उसको पीआईएल का आधार माना जाता है और सार्वजनिक हित से संबंधित उस मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश परमिशन दे देता है कि इस मुकदमे की सुनवाई शुरू की जाए। तो ये वर्तमान दौर में सबसे अहम या सबसे प्रमुख या पहली सीढ़ी पे एक साधन है जो हमारी न्यायपालिका की क्रियाशीलता को दर्ज कराता है। उसके बाद ही हम न्यायिक पुनर्निरीक्षण को मानते हैं। अब इसके बाद आता है सार्वजनिक हित की मुकदमेबाजी न्यायिक क्रियाशीलता का सबसे महत्वपूर्ण साधन। सबसे महत्वपूर्ण साधन इसी आधार पे है कि इसके माध्यम से सार्वजनिक हित से संबंधित मुकदमे में उन व्यक्तियों को जो किसी भी मजबूरी से, चाहे आर्थिक मजबूरी है चाहे किसी और तरह की मजबूरी है, न्यायिक सहायता उन्हें नहीं मिलती है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी सार्वजनिक हित के इस मुद्दे से संबंधित एक चिट्ठी के माध्यम से ही मुकदमे की सुनवाई या मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, कई बार कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी सजा मिल जाती है गवाहों के अभाव में या किन्हीं दूसरे कारणों से, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे समाज में देखने को मिलती हैं कि कुछ, जैसे कि वृद्धाश्रम है, महिला सुधार केंद्र है, जहां पर अमानवीय व्यवहार, अत्याचार होता है, तो उनके अगेंस्ट बच्चों का अनैतिक शोषण होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उन लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है, तो उनको न्याय दिलवाने के लिए बगैर किसी राशि का भुगतान किए, बगैर किसी वकील को अपॉइंटमेंट किए, किसी संस्था में सुधार लेके आने के लिए ये जो सार्वजनिक हित के मुकदमे एक चिट्ठी की पहल से ही जो प्रारंभ हो सकते हैं, वो न्यायिक क्रियाशीलता के क्षेत्र में एक अहम योगदान अदा करते हैं। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कि न्यायिक क्रियाशीलता की आलोचना भी की गई है, और ये आलोचना एज इट इज है जो कल हमने की थी जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की। जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से विधान पालिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से न्यायपालिका इन दोनों को आदेश देती है या इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध, असंवैधानिक घोषित करती है, इनके ऊपर कार्यवाही शुरू कर सकती है, मुकदमा भी दायर कर सकती है। तो ये एक तरह से न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधान पालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप स्पष्ट प्रतीत होता है। फिर न्यायपालिका नहीं बल्कि कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि भारत में संविधान के तहत जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो हमारी जो कार्यपालिका है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा जनता का सदन होता है। जबकि न्यायपालिका हमारी जो है, न्यायपालिका का जनता से कोई संबंध नहीं है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीशों का निर्वाचन भी नहीं होता। तो जो जनता के प्रति उत्तरदायी है नहीं जो सदन, वो सदन क्या वास्तविक रूप में जनता के अधिकारों की या उनका सही रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है? बल्कि जो उत्तरदायी है वो उनके बारे में क्या कभी ऐसा कानूनों का निर्माण करेगा कि उनकी भलाई के लिए ही ना हो? ये क्वेश्चन यहाँ राइज होता है।
नेक्स्ट है शक्तियों के विभाजन के संतुलन को, कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत शक्तियों के पृथकीकरण को अपनाया गया है, जिसके तहत तीनों संस्थाओं का अलग अलग काम है। एक कानून बनाता है, एक कानून लागू करता है, एक कानूनों की व्याख्या करता है। लेकिन न्यायिक क्रियाशीलता के तहत उस शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है न्यायपालिका। वो कानूनों की व्याख्या को छोड़ के कानून बनाने के प्रोसेस में समाहित हो जाता है, कि कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। फिर न्यायपालिका द्वारा शासन अलोकतांत्रिक, कि अलोकतांत्रिक किस दृष्टि से है, कि शासन एक तरह से एक कला माना जाता है, और शासन की कला कार्यपालिका या उन व्यक्तियों के पास है जो चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होकर जो प्रतिनिधि, जबकि न्यायपालिका के जो प्रतिनिधि हैं, न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है, उनका जनता द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। और भारत ने जिस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का शासन, कि शासन का संचालन वही व्यक्ति करेंगे जो जनता द्वारा चुने हुए हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करेंगे। जबकि न्यायिक क्रियाशीलता के तहत जिनका जनता से कोई प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं है, वो व्यक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर पाबंदियां लगाते हैं। फिर आता है न्यायिक निरंकुशता स्थापित होने की संभावना, कि न्यायिक क्रियाशीलता एक तरीके से विधान पालिका और कार्यपालिका पर अपना आधिपत्य स्थापित करती है, जिससे ये प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, वो किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, सरकार के हर काम में हस्तक्षेप करेगा, न्यायिक निरंकुशता ही हर जगह स्थापित होगी, और ना ही न्यायाधीशों पर कार्यपालिका का नियंत्रण। फिर न्यायालय के दैनिक कामों पर बुरा प्रभाव, की न्यायिक क्रियाशीलता की वजह से, या ये माने कि PIL सार्वजनिक हित की मुकदमेबाजी जब से स्टार्ट हुई है, न्यायालयों के कार्यों में बहुत अधिकता बढ़ गई है। अब जैसे लॉकडाउन के दौरान, अगर कोरोना के दौरान लॉकडाउन ही लगाया जाता है, तो उस पे एक PIL डाल दी जाती है। अब एक जैसे नया डिसीजन कार्यपालिका ने पारित किया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं, अब उस पे सार्वजनिक हित के लिए एक मुकदमा दायर कर दिया जाए कि क्या बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर वैक्सीन किस लिए लग रही है, कि हर चीज का एक लूप होल ढूंढ के उसके ऊपर PIL या सार्वजनिक हित का मुकदमा बना के उसको मुकदमेबाजी शुरू करने की कोशिश की जाती है। कभी लॉकडाउन को लेके ही हो जाती है, अगर पेपर होता है, अगर पेपर लीक हो जाता है तो उससे संबंधित मुकदमा दायर कर देते हैं सार्वजनिक हित के लिए, कि सरकार का इतना पैसा खराब हो रहा है, लीक किस वजह से हो जाता है। जिनका नहीं क्लियर होता, अगर कुछ क्वेश्चंस बाय मिस्टेक गलत है, वो उसको लेके दायर कर देते हैं कि क्वेश्चन इतने गलत क्यों थे, जिनका हो जाता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके कर देते हैं। कि सार्वजनिक हित के मुद्दे इतने बढ़ चुके हैं कि सार्वजनिक हित के मुद्दों की आड़ में इतने केस दर्ज होते हैं कि न्यायालयों का जो रूटीन वर्क है या जो अहम मुद्दे हैं उनकी सुनवाई डिले होती रहती है। क्यों? न्यायालय की फीस खर्च की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सार्वजनिक हित के मुद्दों में कोई फीस की जरूरत नहीं है। और भारत इतना बड़ा कंट्री है कि यहाँ सार्वजनिक हित के असंख्य मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में चलते रहते हैं। उनके पास टाइम नहीं है उनकी सुनवाई के लिए, एक की सुनवाई एक एक साल तक डिले होके चलती रहती है एक सुनवाई के बाद। तो न्यायालय के काम ना इतनी जल्दी डिसीजन निकल के आता है किसी भी मुकदमे का, वर्षों तक वो मुकदमे चलते रहते हैं। तो ऐसे मुकदमों से सार्वजनिक हित की भलाई नहीं दिखाई देती। फिर है लोकवाद के प्रति आरक्षण, कि कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हम माने हमारे न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है, वो जो डिसीजंस देते हैं तो उनकी इतनी लोकप्रियता होती है, न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में उनकी इतनी डिसीजन से संबंधित वो आते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है, आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, कि एक तरह से न्यायपालिका के ये न्यायाधीश पब्लिक फिगर बन जाते हैं।
कि और इससे उनके अंदर एक भावना जागृत होती है कि वो हर समय एक ऐसा निर्णय दे जिससे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, जिससे न्यायपालिका की जो एक स्वतंत्र कार्य करने की प्रणाली है बगैर किसी दबाव के वो प्रभावित होती दिखाई देती है, क्योंकि न्यायाधीश लोगों को आकर्षित करने के लालच में आके कई बार निर्णयों को भी उसी तरह मैनिपुलेट कर देते हैं। लेकिन फिर भी न्यायिक सक्रियता, जो न्यायपालिका की सक्रियता की वजह से ही भारत जैसे इतने बड़े देश में कार्यपालिका जिसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं वो निरंकुश नहीं बन पाती है, या वो अपना काम नागरिकों के हितों को देखते हुए ही करती है। और इन्हीं आधार पर न्यायिक सक्रियता का औचित्य है, न्यायिक सक्रियता की जरूरत है। तो वो कौन से आधार है? सरकार के अन्य अंगों की अक्रियाशीलता, कि कार्यपालिका, विधान पालिका या दूसरी स्थायी संस्थाओं, स्थायी संस्था पंचायती सत्र से लेके सरकारी गैर सरकारी सभी संस्थाएं अगर ठीक ढंग से अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं कर रही हैं तो न्यायपालिका अपनी क्रियाशीलता दिखाती है, और इसी वजह से सरकार के कई बड़े बड़े घोटाले न्यायिक क्रियाशीलता की वजह से ही उजागर हुए हैं, जैसे बैंक घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के विरुद्ध मुकदमे जो दायर होते हैं। के बाद है देश की राजनीतिक प्रणाली की क्रियाशीलता, की ये जन चेतना भी पैदा करती है कि आम नागरिक को देश की राजनीति, भ्रष्टाचार या नेताओं का जो व्यवहार है, कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, किन निर्देशों के आधार पर कानून बनाया जा सकता है, या कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर कानूनों का निर्माण नहीं हो सकता, संविधान के मूल ढांचे को छेड़खानी नहीं कर सकता है कोई भी विधान पालिका, कार्यपालिका, इन सब चीजों का ज्ञान न्यायपालिका में जब वो मुकदमे आते हैं तभी जनता को पता चलती है, तो जन चेतना भी जागृत करती है न्यायपालिका। फिर कानून के शासन को, कि कानून के शासन का मतलब है कार्यपालिका और विधान पालिका किसी भी ऐसे आदेश को पारित नहीं करेंगी जो कानून के शासन को अवैध करे या कानूनों को सीमित करे। तो उनको संरक्षण प्रदान करने का या किसी भी सरकारी गैर सरकारी संस्था को अपना कानूनी दायित्व समझाने का काम न्यायपालिका की ये क्रियाशीलता ही करती है। फिर कानूनों की कमियों को पूर्ण करने के लिए, कानूनों की कमियों का मतलब है कि कई बार न्यायपालिका के सामने जो ऐसे कानून मुकदमे आते हैं जिन पर कोई एक्ट कानून बनाया नहीं गया है, तो न्यायाधीश जो निर्णय देते हैं उन निर्णयों को आधार बना के कानूनों का निर्माण भी होता है और आगे निर्णय भी पारित किए जाते हैं। तो न्यायाधीश एक तरह से कानूनों के जन्मदाता है। फिर है भविष्य की समस्त परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना संभव, कि जब विधान पालिका कानूनों का निर्माण करती है तो उस समय की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कानूनों का निर्माण किया जाता है, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मानवीय स्वभाव परिवर्तनशील है, मानवीय व्यवहार के फलस्वरूप जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो उन बदली हुई परिस्थितियों में अब कानून को बार बार संशोधित करना, परिवर्तित करना बड़ा जटिल प्रोसेस है, कि पूरी संसद की बैठक होगी या संयुक्त बैठक में होगा या संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। तो कुछ ऐसे कानूनों से संबंधित न्यायाधीश उन मुकदमों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो निर्णय देते हैं उसी को कानून में संशोधन या कानून का स्वरूप मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। फिर आता है संरचना और नवीनता न्यायिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, कि आमतौर पे ये कहा जाता है ना कि एक वकील का प्रोफेशन ऐसा है जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, कि वो हमेशा उन परिस्थितियों या उन चीजों, नवीन कानूनों और नियमों के निर्माण से संबंधित कानूनी खोज हमेशा करते रहते हैं, जिससे कि जो भी नई परिस्थितियां आती है उनका अपराधियों, मुकदमेदारियों से बोझ सामना होता है, कि हमारे संविधान को, हमारे कानून के शासन को सही ढंग से परिभाषित करने का जो काम है वो न्यायपालिका, उसके न्यायाधीश और वकील ही करते हैं। फिर है मानवीय अधिकारों के घोर उल्लंघन रोकने के लिए, कि न्यायपालिका की क्रियाशीलता ही दूसरी संस्थाओं पर यह पाबंदियां लगाती है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे किसी भी मनुष्य के अधिकारों का उल्लंघन होता है, कि जैसे स्त्रियों के साथ कोई शोषण होता है, उनका बच्चों का अनैतिक शोषण होता है, या इवन जेल में ही अपराधियों का जो शोषण होता है, तो उनके अगेंस्ट PIL अगर डाल दी जाए तो न्यायपालिका
ऐसे डिसीजंस देती है या कुछ ऐसे प्रावधान पारित करती है कि उस चीज को पूर्णतः पलट कर ही रख दिया जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक क्रियाशीलता को लोगों का समर्थन मिला हुआ है। लोगों का समर्थन किस आधार पर मिला है? सार्वजनिक हित के मुकदमों के आधार पर, कि लोगों को एक ऐसी न्यायिक सुविधा प्रदान की गई है कि जो अनभिज्ञ थे कि उनको न्याय किस प्रकार मिलेगा, या जिन जो लोग जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेके, या फिर बड़े बड़े जो राजनीतिक दल व्यक्ति संस्थाएं जो घोटाले और भ्रष्टाचार के आधार पर चलते थे, वो भी इन मुकदमों के आधार पर उजागर हुए हैं। तो लोगों ने न्यायपालिका की इस क्रियाशीलता को स्वीकार किया है, अपना समर्थन प्रदान किया है। इसी से भारत में जहां इतनी इनक्रेडिबिलिटी दिखाई देती है, विभिन्नता दिखाई देती है, वहां पर कानून का शासन संभव होता प्रतीत होता है। तो न्यायिक क्रियाशीलता के माध्यम से ही विधान पालिका और कार्यपालिका को तानाशाह बनने से रोका जाता है, कि प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति सर्वे सर्वा नहीं है, वो जो चाहेंगे उस विषय पर कानून का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून को अवैध घोषित किया कि कृषि कानून पारित नहीं हो सकता, हालांकि हमारी संसद और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो पारित हो गया था, इम्प्लीमेंटेशन पे आ गया था। लेकिन आंदोलन जब हुआ, सार्वजनिक हित का मुकदमा दायर किया गया, तो उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कार्यपालिका को पुनः इस बिल पर एक बार सोचने की आवश्यकता है। उसी आधार पर हमारी कार्यपालिका ने इस बिल को वापस लिया। तो न्यायिक क्रियाशीलता के माध्यम से ही ये संभव हो पाया। तो आज हम सिर्फ यही जुडिशियल एक्टिविज्म तक ही करेंगे। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में अगर किसी बच्चे को कोई